प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज पुनः पठन पाठन का कार्य शुरू करते हैं। जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी उसमें यह शीर्षक सम्मिलित होगा और बाकी जो शीर्षक होंगे वार्षिक परीक्षा के लिए सिलेबस में रखे जाएंगे। तो आज हम कामतानाथ जी द्वारा लिखित कहानी लाख की चूड़ियां शीर्षक के अंतर्गत आप लाख का मतलब क्या है, किस प्रकार से चूड़ियां उसे निर्मित होती हैं, किस प्रकार से वह हमारी संस्कृति सभ्यता का हमारा एक अंग है, महिलाएं किस प्रकार से इसे स्वाभाविक रूप से पहनना पसंद करती हैं और इसका विशेष सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक परिवेश में क्या है, इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले लाख क्या है। लाख का तत्सम जो शब्द है वह है लाक्षा, और इसका जो लाह के बाद भी एक शब्द है जिसका नाम है लाह। यह एक कीड़ा है जो पलाश के, कुसुम के, बेर के पेड़ों पर चढ़ाए जाते हैं और साल में 2 बार उस पौधे से इसे निकाला जाता है। निकाल करके इसे जहां पर चूड़ियां निर्मित होती हैं वहां पर इसे पहुंचाया जाता है। बड़ी जदोजहद के बाद, परिश्रम के बाद, मेहनत के बाद एक चूड़ी बन करके, रंग बिरंगी चूड़ी बन करके तैयार होकर करके और हमारे घरों तक पहुंचता है। स्वाभाविक रूप से जो लाख शब्द है इसका अर्थ यहां पर हम दिए हैं, लाखों कीड़ों से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम लाक्षा पड़ा, लाख पड़ा या लाह पड़ा। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। चूंकि हम जानते हैं कि परिवर्तन इस संसार का नियम है। आज हम एक नए जीवन में, नए परिवेश में, नई तकनीकी वाली संसार में जीवन यापन करते हैं। इसमें भी इन बातों को रेखांकित किया गया है। जब एक कारीगर लाख की चूड़ी निर्मित करता है, बनाता है, मेहनत के द्वारा इसे तैयार करता है, तो वह अपेक्षा भी करता है कि लोगों के तरफ से इसका मेरा कम से कम जो श्रमिक है, श्रम करने की जो समय लगा, जो पसीना बहा, उसका मेहनताना हमें कम से कम मिले। लेकिन आज बाजार में नाना प्रकार की चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां, मजबूत चूड़ियां, फैशन वाली चूड़ियां बाजार में उपलब्ध हो गई हैं और आज इस ग्रामोद्योग की जो स्थिति है बहुत सामान्य नहीं रह गई है। लेखक इस शीर्षक के द्वारा उस कारीगर की जो व्यथा है, पीड़ा है, अंतर्मन की जो दशा है, उसको पाठकों के सामने रखने का प्रयास किया है।
जबकि उसमें मानवतावादी गुण है, वह आदर्शवादी व्यक्ति है, वह सामाजिक व्यक्ति है, पारिवारिक व्यक्ति है, ये सारे के सारे गुण उसमें हैं। लेकिन आज जो भौतिकवादी युग है, जिसमें अधिक लोग जो यथार्थ चीज है, वास्तविक चीज है, प्राकृतिक चीज है, उसे स्वीकार करने में थोड़ी परेशानी महसूस करते हैं। लेकिन बाजार में सहजता सरलता के साथ जो चीज उपलब्ध है, रंग बिरंगी है, जिसमें चटक मटक है, उसे तुरंत स्वीकार करते हैं और लेकर करके अपना काम चलाते हैं। लेखक यह बताने का प्रयास किए हैं कि यह जो व्यापार है, यह जो उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य का जो पारितोषिक परिणाम है, वह आज के इस समाज में बड़ी मुश्किल से तो कुछ प्राप्त हो पा रहा है। स्वाभाविक रूप से लेखक उस बदलती परिस्थिति को, समय को दिखाने का प्रयास किया है। जब परिस्थिति ऐसी बनेगी तो उसमें काम करने वाले जो कारीगर हैं, उनकी स्थिति भी सामान्य नहीं रह पाएगी, लेकिन वे कारीगर आत्मसम्मान के साथ जीना, काम करना, स्वार्थ के बिना जीवन यापन करने की प्रकृति और प्रवृत्ति पालना ही अपना जीवन का उद्देश्य समझते हैं। स्वाभाविक रूप से लेखक इन सारी यथार्थ बातों को हमें प्रस्तुत शीर्षक के अंतर्गत बताने का प्रयास किया है। हमें उस विषय की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर करके यथार्थ भाव के जो पठन पाठन कार्य हैं, उसको हम स्वीकार करेंगे। तो हम पाठ शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। हम जानते हैं बच्चों का मामा के घर जाना, मामा के घर रहना, मामा के घर में समय बिताना सबसे अधिक सार्थक, उपयोगी प्रतीत होता है। वे और कहीं भी जगह की कुछ चीज स्मरण करें या ना करें, लेकिन अपने मामा के घर की जो गांव है, जगह है, वहां के लोग हैं, वहां की प्रकृति है, उसको असरंशतः स्वीकार करते हैं, पालन करते हैं और स्मरण भी कर करके रखते हैं। स्वाभाविक रूप से यहां पर भी उसी संदर्भ की चर्चा की गई है। उसे लेखक बताते हैं कि सारे गांव में, जो बड़ी गांव थी उसमें बदलू सबसे अच्छा आदमी लगता था। उसका कारण क्या था? सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर वह देता था। सोचिए, बच्चे को कंचे खेलने के लिए अगर रंग बिरंगी गोलियां मिल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? उसका मन आह्लादित हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। लेखक का भी उसी से संदर्भ है। वे अपने मामा के गांव जाते हैं तो बड़े चाव से जब वहां से लौट करके आते हैं तो उनके पास गोलियों का ढेर होता है। वे रंग बिरंगी गोलियां किसी भी बच्चे को देख करके आकर्षित करने के लिए काफी हैं। वह सबों का अत्यधिक प्यारा बन जाता है, हो जाता है। लेखक इसी यथार्थ भाव को इस अवतरण में रखने का प्रयास किए हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था, क्योंकि उनके मामा का है
इसलिए स्वाभाविक रूप से गांव के जो लोग होते हैं मामा नाना होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें बदलू मामा ना कह करके बदलू काका कहते हैं। बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। गांव के जितने भी बच्चे थे वहां पर उन्हें बदलू काका कहते थे। स्वाभाविक रूप से लेखक महोदय भी मामा का गांव होने के कारण, शायद संबंध में मामा होने के कारण भी वे भी बदलू काका कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम क्या कर रहा था। बगल में भट्ठी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाह के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। स्वाभाविक रूप से वहां पर लेखक जाते हैं तो वे देखते हैं कि वे अपने घर के सहन में एक पेड़ है, नीम का पेड़। उस पेड़ के नीचे बैठकर वे अपना काम बड़े ही मन लगा करके क्या करते हैं। बगल में भट्ठी जिसमें लाख को गलाया जाता है, पिघलाया जाता है, द्रवित किया जाता है, और एक लकड़ी की चौखट रखी हुई थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे पतला करके एक नूतन चीज, नया चूड़ी बनाने का काम क्या करता था, आकार दिया करता था। इस प्रकार से उसके कार्य करने की प्रकृति और प्रवृत्ति नियमितता के साथ चलती थी। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में।